बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वी आर वाचिंग यूट्यूब चैनल उस्मान आज़म सिद्दीकी और मैं आपका होस्ट उस्मान आज़म सिद्दीकी। नाज़रीन, आज आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन दूंगा डिसीज़ केस, यानी कि जो कि इनहेरिटेंस के केसेस होते हैं। अगर आपके बैंक में पैसे पड़े हैं, कौमी बचत में पैसे पड़े हैं और अकाउंट होल्डर जो हैं आपके रिश्तेदार हैं और उनका इंतकाल हो चुका है, तो आप वो पैसे कैसे निकलवा सकते हैं, इस बारे में स्टेप बाय स्टेप एक डिटेल्ड वीडियो है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ और आपने इस पर बिल्कुल गौर करना है। सबसे पहले तो आप अगर इस चैनल पे न्यू हैं तो इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें और वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको सारी बात सही से समझ आ सके। जी नाज़रीन, सबसे पहले अगर आपने अकाउंट में पैसे पड़े हुए हैं और आपके जो अकाउंट होल्डर हैं, जो आपके कोई भी रिश्तेदार हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं या आपके कुछ भी हो सकते हैं, अगर तो उनका इंतकाल हो चुका है और आपको वो पैसे क्लेम करने हैं, तो आपने सबसे पहले सक्सेशन सर्टिफिकेट को अप्लाई करना है। अब सक्सेशन सर्टिफिकेट जो है वो 2 तरीके से अप्लाई होता है। एक बज़रिया नादरा से और दूसरा जो है वो बज़रिया कोर्ट से। जी नाज़रीन, अब किन केसेस में नादरा के पास जाना है और किन केसेस में कोर्ट के पास जाना है, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। नाज़रीन, सबसे पहले अगर आप सक्सेशन के प्रोसेस में जाएँ तो उससे पहले आपको बैंक में विज़िट करना है। अपनी इन्वेस्टमेंट की डिटेल या स्टेटमेंट्स के मुतालिक आप एक फ़ाइल तैयार कर लें और अपनी बैंक स्टेटमेंट्स को या इन्वेस्टमेंट समरी को आप मुतलका ब्रांच से टेस्ट करवा लें और देन आपने सक्सेशन का प्रोसेस शुरू करना है। सक्सेशन का प्रोसेस शुरू करने के लिए मैं आपको पहले सिनेरियो बताता हूँ कि नादरा में आपने अप्लाई करना है। जी हाँ, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने नादरा अप्लाई करना है। नादरा आपसे एफआरसी रिक्वायर्ड करेगा। एफआरसी होती है आपकी फैमिली ट्री या फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट से भी कहते हैं। तो फैमिली ट्री या एफआरसी में आपकी पूरी फैमिली का डाटा होता है कि आपकी आप अगर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी के वालिद का इंतकाल हुआ है तो उसकी फ़ैमिली में उसकी स्पाउस होगी, उसके बेटे और बेटियाँ होंगी, तो वो फैमिली ट्री में लिखा होता है। तो फैमिली ट्री आपने हासिल करनी है। फैमिली ट्री हासिल करने के बाद आपने डेथ सर्टिफिकेट जो कि यूनियन काउंसिल का होता है, कंप्यूटराइज़, आपने वो लेना है साथ और आपने नादरा के ऑफ़िस में अपने स्टेटमेंट्स वगैरह साथ लेकर ले जानी है और ये नादरा के मेगा सेंटर में आपने अप्लाई करना है। नादरा का जो मेगा सेंटर है, वहाँ पर आपको मज़ीद मालूमात मिल जाएँगी, उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, क्या लिस्ट है, वो आपसे कुछ एफ़िडेविट साइन करवाएँगे, आपकी पूरी फैमिली के बायोमेट्रिक्स करेंगे। उसके बाद आपको एक सक्सेशन सर्टिफिकेट जारी कर देंगे जो कि अकॉर्डिंग टू शरिया होगा। जी नाज़रीन, ये वो केस था फर्स्ट सिनेरियो जिसमें आपको नादरा ही सक्सेशन सर्टिफिकेट जारी कर देगा जिसमें डिसीज़्ड की स्पाउस और बच्चे अलाइव हैं। जी नाज़रीन, अब सेकंड सिनेरियो ये होता है कि आपको कोर्ट क्यों जाना पड़ता है। कोर्ट जाने के लिए आपको नादरा से आपका केस डिक्लाइन होता है। आप अप्लाई नादरा में ही करते हैं लेकिन आपका केस जो है वो डिक्लाइन हो जाता है। आपका जो केस डिक्लाइन होता है वो किन वजूहात की बिना पे होता है। उसमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अगर आपके जो डिसीज़्ड हैं, डिसीज़्ड की फैमिली ट्री में भी कोई शख्स डिसीज़्ड हो गया है, यानी कि अगर कोई किसी घर का सरबराह फ़ौत हुआ है और उसकी जो लीगल हेयर्स में उसके स्पाउस और बच्चे हैं, तो आगे से स्पाउस या बच्चों में से भी अगर किसी का इंतकाल हो गया है, तो फिर नादरा इसको डिक्लाइन कर देगा और आपको डिक्लाइन लेटर लेके सेशन कोर्ट से अप्लाई करना पड़ेगा। तो कोर्ट का मामला आ जाएगा फिर। उसके बाद आपने सेकंड सिनेरियो में क्या है, अगर आपकी फैमिली में कोई माइनर चाइल्ड है, तो माइनर चाइल्ड के केस में भी फिर आपको कोर्ट से डिग्री लेनी पड़ेगी या अगर किसी अ, शख्स की फॉर एग्ज़ाम्पल 2 बीवी हैं, तो फिर आप वहाँ पे भी मामला जहाँ डिस्प्यूटेड होता है, तो वहाँ पे भी आपको नादरा से डिक्लाइन मिल जाता है और आप कोर्ट से रजू कर सकते हैं या एनी अदर स्पेसिफिक मैटर जिसमें आप नादरा को एक्सप्लेन करें कि वो आपको डिक्लाइन दे दें और आप कोर्ट से ही मामला सेटल करें। तो ये तो आपका फर्स्ट सिनेरियो हो गया कि आपको जो है नादरा जाना है या कोर्ट जाना है और उसमें कोर्ट में रुजू करने के लिए आपको एक चीज़ ये भी मेक श्योर करनी पड़ती है कि सारे नॉमिनीज़ जो हैं वो अवेलेबल हों। मिसाल के तौर पे नादरा में सारे नॉमिनीज़ अवेलेबल हो सकते हैं तो नादरा से ही मामला हो जाएगा, बट अगर नॉमिनीज़ उसमें से ही किसी का इंतकाल हो गया या वो नहीं आ सकता तो डिक्लाइन करवा कर मामला को जो है वो कोर्ट में भी जाया जा सकता है। नाज़रीन, इसमें अब 2 सिनेरियो हैं कि अगर आपका जब फॉर एग्ज़ाम्पल अब आपका सक्सेशन सर्टिफिकेट जो है वो बन चुका है और आपने सक्सेशन सर्टिफिकेट हासिल कर लिया है और उसके बाद आपने इसका मज़ीद क्या करना है। नाज़रीन, जब सक्सेशन सर्टिफिकेट आपने हासिल कर लिया है तो आपने उसके बाद करना ये है कि आपने इस केस को प्रोसीड करना है। आपने मुतलका ब्रांच में जाना है, अपने बैंक की ब्रांच में, अपने मरकज़ कौमी बचत की ब्रांच में जाना है और वहाँ जाकर आपने सक्सेशन सर्टिफिकेट का बताना है कि आपने हासिल कर लिया है। फिर आप वहाँ पे उनके फॉर्मेट के मुताबिक एप्लीकेशन सबमिट करवाएँगे और कुछ मुतलका डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट करवा कर उनको केस प्रेज़ेंट करेंगे। अब यहाँ पर 2 सिनेरियो हो जाते हैं
कि जब आप केस प्रेज़ेंट करते हैं, नादरा आपको सक्सेशन इश्यू कर देता है। तो सक्सेशन में फॉर एग्ज़ाम्पल आप बैंक के पास आते हैं और आप कहते हैं जनाब हमने सक्सेशन तो हासिल कर लिया है, बट हमारी फैमिली के 2 लोग जो हैं वो मुल्क से बाहर रहते हैं। तो इसमें नॉमिनी ऑल नॉमिनी जो हैं वो अवेलेबल नहीं हैं। आधे नॉमिनी अवेलेबल हैं, आधे नॉमिनी मुल्क से बाहर रहते हैं। तो आपने इस केस में क्या करना है, ये भी मैं आपको बताता हूँ। और उसके बाद अगर आपके जो नॉमिनी हैं उन्होंने अपना शेयर जो है सरेंडर कर दिया है, तो उस केस में भी मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल एक सिंपल सा केस है, डिसीज़्ड है, डिसीज़ के बाद उसके स्पाउस और सारी फैमिली अवेलेबल है, फैमिली ट्री मुकम्मल है, सक्सेशन आदरा से मिला हुआ है, तो फिर तो कोई मसला नहीं है। बैंक आपके मुतल्लिका शेयर्स के अकॉर्डिंगली आपके जो भी रिस्पेक्टिव शेयर्स हैं उसके मुताबिक बैंक आपको जो है वो आपके चेक्स बनाकर आपको दे देगा और आप उन चेक्स को जो है वो सिंपली अपने बैंक अकाउंट्स में जमा करवा सकते हैं। आपका मामला क्लियर है। लेकिन अगर इन केस अगर आपने सक्सेशन आदरा से ही लिया है या कोर्ट से भी लिया है और आपके जो नॉमिनी है वो अवेलेबल नहीं है, मुल्क से बाहर है, तो उस केस में आप बैंक आपको क्या फेवर कर सकता है। तो बैंक के पास एक कॉन्सेप्ट होता है पावर ऑफ अटर्नी का। पावर ऑफ अटर्नी एक सिंपल एक लेटर होता है कह लें आप, या एक सिंपल फॉर्मेट होता है जिसमें आप जो है एक बंदे को ये अटॉर्नी देते हैं, ये पावर देते हैं कि वो आपके पैसे क्लेम कर ले आपके बिहाफ पे। तो और वो पैसे उस बंदे को ही मिल जाएँ, ठीक है? तो उसमें क्या होता है कि एक अटॉर्नी होती है जिसमें आप ये लिखते हैं कि जी मैं इस वजह से नहीं पेश हो सकता, मैं मुल्क से बाहर हूँ और मेरा आना मुश्किल है और मेरा यहाँ पे बैंक अकाउंट भी नहीं है। तो ये एक अटॉर्नी होती है। ये अटॉर्नी आप अपने किसी रिश्तेदार के फ़ेवर में करते हैं जो कि मौजूद होता है, कि आप ये कहते हैं कि ये पैसे मेरे जो हैं वो इसको दे दें। उसके साथ एक एफ़िडेविट लगाना होता है कि जी बाद में आप ये पैसे क्लेम नहीं करेंगे, और सिंपल सा एक बयान हल्फ़ी होता है। तो ये अटॉर्नी जो है सादे पेपर पे भी हो सकती है, स्टैम्प पे भी हो सकती है, लेकिन इसकी ऑथेंटिसिटी होती है ये कि जब आप इसको एम्बेसी से अटेस्ट करवाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका कोई जानने वाला, यानी कि जो कि नॉमिनी है वो कनाडा में है, तो कनाडा से कि पाकिस्तान एम्बेसी से या पाकिस्तान कौंसल से अटॉर्नी को अटेस्ट करवाया जाएगा, और वो अटेस्ट करवा कर वो आपने ओरिजिनल अटॉर्नी बैंक में प्रेजेंट करनी है कि जी मेरे भाई ने अटॉर्नी मेरे फेवर में किया है। तो देन आपसे एक एफिडेविट लेकर वो अटॉर्नी के बेस पे भाई के हिस्से की अमाउंट जो है वो आपको दी जाएगी, क्योंकि वो भाई ने अटॉर्नी में ये लिखा है कि जी मैं नहीं आ सकता, जो ये पैसे मेरे भाई को दे दिए जाएँ। तो नाज़रीन, जो डेथ केसेस के सिलसिले में मैं कंप्लीट गाइड कर रहा हूँ आपको, इनहेरिटेंस के सिलसिले में मैं आपको कंप्लीट गाइड कर रहा हूँ, और आपने क्या करना है। जी नाज़रीन, माज़रत बीच में इंटरप्शन आ गई। आपने पावर अटर्नी का भी सुन लिया। पावर अटर्नी का मकसद भी पता चल गया, क्योंकि जो आपके रिश्तेदार मुल्क से बाहर रहते हैं और वो इतने थोड़े से पैसों के लिए या अपने हिस्से के लिए स्पेशली सक्सेशन सर्टिफिकेट का पार्ट नहीं बन सकते, तो वो एफआरसी के बेस पे सक्सेशन तो आपको मिल जाता है एज अ मेन एप्लीकेंट जो यहाँ मौजूद होता है, बट उनके जो बैलेंसेज हैं वो फिर पावर अटर्नी के जरिए ही क्लेम किए जाते हैं। नंबर 5 पे मैं ज़रूरी बात बता दूँ, जितने भी लोगों का डिसीज़ केस होता है अगर जिन लोगों ने बैंक में पैसे रखवाए हुए हैं, मैं स्पेशली फोकस कर रहा हूँ कि अगर किसी ने मरकज़ कौमी बैंक में पैसे रखवाए हुए हैं, तो उसके लिए क्योंकि सिनेरियो डिफरेंट होता है। प्राइवेट बैंकिंग इंटायरली डिफरेंट है, उसमें डिसीज़ केस का इतना कोई बड़ा मसला नहीं है। बैंक अकाउंट होता है, अकाउंट में पैसे होते हैं और वो सिंपली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। बट कौमी बचत में ऐसा नहीं है। कौमी बचत में रूल्स एंड रेगुलेशन काफ़ी डिफरेंट हैं। उसमें एक तो अकाउंट का सिस्टम नहीं होता, उसमें एक फ़िज़िकल सर्टिफिकेट्स का सिस्टम होता है जिसे बॉन्ड्स कहते हैं। तो वो सर्टिफिकेट्स होते हैं, बहबूद सर्टिफिकेट हों या कोई भी हों, और उसके अलावा उसमें रेगुलेशंस ये होती हैं कि इसमें जो प्रॉफ़िट है वो आपको टिल डेथ मिलता है, और उसके बाद एक रिस्ट्रिक्शन ये भी है कि अगर आपके सर्टिफिकेट मैच्योर हो गए हैं तो उसका प्रॉफिट लगना भी बंद हो जाता है। तो इस केस में क्या होता है कि आपको चाहिए कि आप जितने नॉमिनीज़ अवेलेबल हैं वो अपने ही कौमी बचत मरकज़ में जहाँ पे वो इनहेरिटेंस केस चल रहा है उसी में एक सेविंग अकाउंट भी ओपन करवा लें, ताकि आपको जो है वो चेक्स की अदायगी जल्दी हो जाए और फ़ौरन हो जाए। ठीक है, और आपके जो शेयर्स हैं जो कि नॉमिनी मुल्क से बाहर रहते हैं, वो भी उन्हीं अकाउंटों के थ्रू आपको पेमेंट्स हो जाएँ, जिसका एक रिकॉर्ड भी बन जाएगा और आपको आसानी से पेमेंट भी हो जाएगी। अगर वो एक पे ऑर्डर की तरफ जाते हैं तो एक लंबा प्रोसीजर है। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि नेशनल सेविंग्स के रिलेटेड इनहेरिटेंस केसेस या डेथ केस, जिसको पेमेंट टू नॉमिनी केस भी कहते हैं, वो आपको कुछ अंडरस्टैंड हुआ होगा, और आपसे आपको इसकी मालूमात में इजाफ़ा हुआ होगा। तो नाज़रीन, आपने ये बिल्कुल सिंपल, इसमें 2 तरह के केसेस हैं। एक सिंपल केसेस है जिसमें डिसीज़ के स्पाउस और बच्चे जो हैं फैमिली ट्री वो बिल्कुल मौजूद हैं, अवेलेबल हैं, और उन्हें सक्सेशन में प्रेज़ेंट भी होके अपने बैंक में प्रेज़ेंट हो गए हैं और सिंपली उनको सबको पेमेंट हो गई हैं। बट दूसरे केस में आपको जो है वो अगर नॉमिनी में कोई फ़ौत हो गया है, कॉम्प्लेक्स केसेस हैं, तो कोर्ट से रजू कर सकते हैं। उसके बाद फिर तीसरे केसेस में अगर नॉमिनीज़ मुल्क से बाहर हैं, तो फिर उनके लिए पावर ऑफ अटर्नी के बारे में मैंने आपको गाइड किया है। नाज़रीन, सेविंग अकाउंट आप खोल लें, जो नॉमिनी अवेलेबल है, कौमी बचत के मरकज़ में ही खोल लें। तो उसके बाद नाज़रीन आपको बताता चलूँ कि लेटेस्ट
प्रॉफिट रेट कौमी बचत के क्या है। तो उम्मीद करता हूँ कि जो आपकी इनहेरिटेंस से मुतल्लिक केसेज़ हैं उसमें आपको काफ़ी हद तक समझ आ गई होगी और आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो गई होगी। इससे मुतल्लिक कोई सवाल हो ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछें। अब लेटेस्ट प्रॉफिट रेट की तरफ आते हैं, इसमें मेन स्कीमों के बारे में बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट्स, इसका प्रॉफिट रेट है 12%, जो कि मंथली अगर करें तो 1000 रुपये पर मंथ बनता है। इसमें मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट 75 लाख की है। इसमें ओल्ड एज पीपल और विडो ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे है रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट्स। इसकी जो है प्रॉफिट रेट है वो 9.96% है। इस पे ग्रॉस 830 रुपये और टैक्स वगैरह काट के 705 रुपये फाइलर को मिलते हैं। इसमें डिपॉजिट की कोई लिमिट नहीं है, बट अर्ली पेमेंट पर आपको 2% पेनल्टी भी हो सकती है अगर आप अपने पैसे फ़ौरन निकलवा लेते हैं तो। नाजरीन, इसमें सोर्स ऑफ इनकम आपने लाजमी दिखाना होता है, क्योंकि बगैर सोर्स ऑफ इनकम के आप ज़्यादा पैसे जमा नहीं करवा सकते। नाज़रीन, तीसरे नंबर पे आपका पेंशनर्स बेनिफिट अकाउंट है, जो रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के लिए खोला जाता है। इसमें भी 75 लाख की लिमिट है और प्रॉफिट रेट एंड कंडीशन सारी बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट्स वाली हैं। स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट्स हैं, इस पे आपका 4700 पर 6 मंथ प्रॉफिट रेट है। और नाज़रीन, इन तमाम स्कीमों पे सिवाय बहबूद के और पेंशन के प्रॉफिट पर विदहोल्डिंग टैक्सेस करते हैं। फाइलर के लिए 15% और नॉन फाइलर के लिए नाज़रीन 30% विदहोल्डिंग टैक्सेस काटे जाते हैं। ये नाज़रीन, आपको अगर कोई भी सवाल है, कोई चीज़ जानना चाहते हैं तो विदाउट हेजिटेशन आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या मेरे इंस्टाग्राम पे usman.azam46 पे पूछ सकते हैं, या मेरे फेसबुक अकाउंट पे पूछ सकते हैं। तो आप फील फ्री एनी टाइम यू कैन आस्क मी ऑल द क्वेश्चंस regarding National Saving Center and other banks as well. Thank you very much for watching this vlog.